हमने ज्ञापन दे दिया है और तथ्यों के साथ हमने बताया डी साहब को कि जो महाराजा अनंगपाल तोमर जी थे ये जाट समुदाय से संबंध रखते थे। कुछ एक तुच्छ मुट्ठी भर लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए इनको गुज्जर, कोई गुज्जर बताता है, कोई राजपूत बताता है, और सच्चाई ये है कि ये जाट सम्राट थे और इनके पूर्वज आज भी 3000 गाँव में बसे हुए हैं। इन वीडियो क्लिप्स में आपने देखा कि कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अब ये सवाल उठता है कि इनको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको इतने ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करना पड़ा और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन करके उनको ज्ञापन देना पड़ा। इस चीज़ को समझने के लिए आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिओम भोजदार और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल इतिहास हम सबका। और आज हम इस पर एक ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात करेंगे। आजकल इतिहास को चोरी करने का एक नया ट्रेंड हमारे इस सोशल मीडिया पर आ गया है। आजकल सोशल मीडिया के कुछ इतिहासकार अनंगपाल तोमर को पृथ्वीराज चौहान के नाना, फूफा, बाबा, पता नहीं क्या क्या ये लोग बता रहे हैं, जबकि सम्राट अनंगपाल तोमर का पृथ्वीराज चौहान से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात हमारे एक राजपूत भाई रतन सिंह शेखावत जी ने लिखी हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल इतिहास को चोरी करना एक ट्रेंड बन गया है। और मैं इन इतिहास चोरों से ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास चोरी नहीं किए जाते, बल्कि इतिहास बनाए जाते हैं, और वो भी तलवार के जोर पर। और जाट कौम ने हमेशा से ही अपनी तलवार के जोर पर ये इतिहास को लिखा है, ना कि किसी की चापलूसी करने के बाद। कोई भी समाज का राजा हुआ हो, चाहे वो हमारे पृथ्वीराज चौहान रहे हों या फिर हमारे सम्राट अनंगपाल तोमर, दोनों ही सम्राट हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। कोई भी समाज अगर कहता है कि ये हमारे सम्राट थे, तो ये कहना बहुत गलत बात है। कोई भी राजा किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता, वह राजा बनने के बाद में सभी समाज का होता है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहास चोर किसी भी समुदाय के राजा को उठा करके और दूसरे समुदाय में चिपका देते हैं। इतिहास को चोरी करने का ट्रेंड लगभग कई 5 या 6 सालों से हमारे समाज में आजकल चल रहा है, और वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि ये इतिहास चोर ना तो किसी किताबों का अध्ययन करते हैं और ना ही किसी लाइब्रेरी में जाते हैं। बस एक पोस्ट मिली यहाँ से, उसको उठा के चिपका दिया। सच जानने की इनको कभी जरूरत नहीं पड़ी। चाहे वो किताबों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, उस पृथ्वीराज रासो के बारे में भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि कई इतिहासकार पृथ्वीराज रासो को एक प्रमाणिक सत्य नहीं मानते। लेकिन अनंगपाल तोमर की बहुत सारी किताबें हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन किताबों के माध्यम से अनंगपाल तोमर जी के सम्राट होने की और उनके पृथ्वीराज चौहान से संबंध होने की बात सटीक है भी या नहीं भी, या सच है या झूठ है, आपको पता लग जाएगी। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान और राजा अनंगपाल तोमर के संबंधों के बारे में आम धारणा है कि दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना थे और उसके कोई संतान ना होने के कारण पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी मिली। यही नहीं, कन्नौज नरेश जयचंद को अनंगपाल तोमर का दोहिता माना जाता है और दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज को मिलने की बात पर दोनों के मध्य दुश्मनी की बात की जाती है। पृथ्वीराज रासो व उसके बाद की कई ऐतिहासिक किताबें भी इसी धारणा का समर्थन करती हैं, लेकिन दिल्ली के तोमर इतिहास पर नजर डाली जाए तो उक्त संबंधों की धारणा निर्मूल नजर आती है और लगता है कि सुनी सुनाई बातों को इतिहासकारों ने बिना शोध किए अपनी किताबों में शामिल कर इस बारे में भ्रम फैला दिया। आज हम इस पर चर्चा करते हैं, पृथ्वीराज चौहान व अनंगपाल तोमर के काल पर, जो हमें इन दोनों के मध्य के रिश्ते को समझने में सहायक होगा। दिल्ली के इतिहास में 2 अनंगपाल नाम के राजाओं का जिक्र मिलता है। एक अनंगपाल थे जिन्होंने दिल्ली में तोमर राज की स्थापना की, जिन्हें अनंगपाल प्रथम के नाम से जाना जाता है। तब उनकी राजधानी का नाम अनंगपुर था। दूसरे अनंगपाल द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने तोमर राजधानी अनंगपुर से हटाकर योगनीपुर और महिपालपुर के मध्य दिल्लकापुरी में स्थापित की, जो बाद में दिल्ली के नाम से जानी जाती है। इन्हीं अनंगपाल द्वितीय को पृथ्वीराज का नाम लिखा जाता है।
हरिहर द्विवेदी द्वारा लिखित दिल्ली के तोमर व डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर खेतासर द्वारा लिखित तंवर राजवंश का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार अनंगपाल द्वितीय दिल्ली के राज सिंहासन पर 1051 ईस्वी में बैठे थे। महरौली के लौह स्तंभ पर लगे लेख में लिखा गया है कि 1052 ईस्वी में अनंगपाल ने अपनी राजधानी अनंगपुर से हटाकर योगनीपुर और महिपालपुर के मध्य डिल्लिकापुरी में स्थापित की थी। तोमरों के इतिहास के अनुसार अनंगपाल द्वितीय ने 29 वर्ष 6 महीना राज्य किया था और उनकी मृत्यु 1081 ईस्वी में हुई थी। इस तरह अनंगपाल द्वितीय का दिल्ली पर 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक शासन रहा। इसके बाद क्रमशः तेजपाल प्रथम, महिपाल, विजयपाल, मदन देव, पृथ्वीराज तोमर और चाहड़पाल तोमर आदि थे। चाहड़पाल तोमर का तबकाते नासरी आदि मुस्लिम इतिहासकारों की पुस्तक में कंद, गोमंद, गोयमंद, गोवंद और गोविंद के नाम से दर्ज है। इसी चाहड़पाल और गोविंद राय का तराइन के युद्ध में गौरी से आमना सामना हुआ था। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता द्वारा लिखित अजमेर का व्रत इतिहास के अनुसार तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी का सामना दिल्ली के राजा गोविंद राय से हुआ। गौरी के भाले के वार से गोविंद राय के दांत बाहर निकल आए। गोविंद राय ने भी प्रत्युत्तर में गौरी पर भाला फेंककर वार किया और गौरी बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर गुप्ता के कथन की पुष्टि करते हुए नसीरी आदि किताबें भी करती हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में चाहड़पाल वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए मारे गए थे। गौरी ने उनकी पहचान उनके टूटे दांतों से की थी। अगर हम बात करें अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, तो अजमेर की गद्दी पर 1179 ईस्वी में बैठे थे, जबकि उनके पिता को अजमेर की राजगद्दी 1169 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। जबकि दिल्ली पर राजा अनंगपाल तोमर का शासनकाल 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक रहा। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अनंगपाल तोमर के समय तो पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जी का भी जन्म नहीं हुआ था, तो वे अपनी बेटी के साथ विवाह कैसे करते और कैसे अनंगपाल सम्राट पृथ्वीराज के नाना हो सकते थे। ये सारी भ्रांति पृथ्वीराज रासों के चारण भाटों द्वारा समय समय पर जोड़ तोड़ के कारण बनी। इसलिए लगभग इतिहासकार रासों की ऐतिहासिक प्रमाणिकता पर संदेह करते हैं।